साथियों नमस्कार। मैं सी अमित अग्रवाल अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हमारी चैरिटेबल ट्रस्ट पर एक सीरीज चल रही है। इस सीरीज़ में हम चैरिटेबल ट्रस्ट से संबंधित सारे प्रावधानों का बड़ी ही डिटेल्ड में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम जो है सेक्शन 11 पर चर्चा करेंगे कि सेक्शन 11(1) सेक्शन 11(2) में किन किन इनकम को शामिल किया जाता है, किस तरीके से एग्जेम्पशन मिलती है, हम अपनी इनकम को एप्लीकेशन किस प्रकार कर सकते हैं, किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे जो भी वीडियो आगे आए उन सब के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें और मैं आप तक पहुंच सकूं, मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए आगे चलते हैं। सेक्शन 11 जो कि बेसिक रूप से ट्रस्ट की जो इनकम प्रॉपर्टी से होती है, प्रॉपर्टी जो ट्रस्ट के पास है उससे जो ट्रस्ट को इनकम होती है उसकी एग्जम्पशन से संबंधित बात करता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ट्रस्ट की इनकम किन किन सोर्स से हो सकती है, किस किस प्रकार से ट्रस्ट की इनकम हो सकती है। तो जो ट्रस्ट को डोनेशन मिलते हैं, क्या उसको ट्रस्ट की इनकम माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। जो भी डोनेशन हमको मिलते हैं वो ट्रस्ट की इनकम मानी जाती है। इसके अलावा जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है उसको भी हम ट्रस्ट की इनकम सेक्शन 12 में डीम्ड इनकम के रूप में मानते हैं। लेकिन जो हमको कॉर्पस डोनेशन मिलते हैं उस कॉर्पस डोनेशन को हम ट्रस्ट की इनकम नहीं मानते हैं और वो सेक्शन 11(1)(d) में पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होती है। इसके अलावा ट्रस्ट जो भी एक्टिविटी करता है, जैसे कोई ट्रस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहा है, कोई ट्रस्ट हॉस्पिटल चला रहा है, या कोई ट्रस्ट और कोई एक्टिविटी चैरिटेबल नेचर की कर रहा है, तो उस एक्टिविटी से ट्रस्ट को जो भी इनकम प्राप्त होती है वो भी ट्रस्ट की इनकम का पार्ट बनती है। इसके अलावा बहुत सारी इनकम एग्जेम्प्ट इनकम होती है जो सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट हैं, जैसे एग्रीकल्चर इनकम, डिविडेंड इनकम, म्यूचुअल फंड से इनकम। इसमें मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर इनकम को तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट रखा गया है, यानी कि जो हमको एग्रीकल्चर इनकम मिलती है उसको हमको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो डिविडेंड इनकम मिलती है या म्यूचुअल फंड से इनकम मिलती है या अन्य कोई इनकम सेक्शन 10 में जो एग्जेम्प्ट है वो मिलती है, उसको हम इनकम का पार्ट बनाती हैं और उस इनकम को भी हमको अप्लाई करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये की हमको डोनेशन की रिसीट हुई, 100 रुपये का हमको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से रिसीट हुई, 100 रुपये की हमको कॉर्पोरेट डोनेशन से रिसीट हुई, 50 रुपये की हमको एग्रीकल्चर इनकम से रिसीट हुई, 50 रुपये की हमको डिविडेंड इनकम से रिसीप्ट हुई, 50 रुपये की हमको म्यूचुअल फंड से रिसीप्ट हुई। टोटल रिसीट हमारी हो गई 450 रुपये। अब इस 450 रुपये में से एग्रीकल्चर इनकम जो कि हमको अप्लाई नहीं करनी है उसको माइनस कर देंगे, जो सेक्शन 10(1) में एग्जेम्प्ट है। इसी प्रकार से 100 रुपये जो हमको कॉर्पोरेट डोनेशन के रूप में मिली है वो भी सेक्शन 11(1)(d) में पूरी तरह एग्जेम्प्ट है, उसको भी हम इसमें से हटा देंगे। अब हमारे पास इनकम बची 300 रुपये। अब हमको इस 300 रुपये की इनकम है, इसका 85% हमको चैरिटेबल या रिलीजियस ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है। तो ये हुई इनकम की परिभाषा। हमने ये जाना कि इनकम की परिभाषा में क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या शामिल नहीं होता है। अब हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि इस इनकम को किस प्रकार से अप्लाई किया जाए, कौन कौन से खर्चे हमको करने होते हैं, किन किन खर्चों पे हमको डिडक्शन मिलता है, आमदनी हमको कैसे प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 11। सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन में ये बतलाया गया है कि अगर कोई इनकम हमको एक्रूड तो हो चुकी है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल एफडीआर की इंटरेस्ट जो होती है वो हमको एक्रूड तो हर साल की साल होती है, लेकिन प्राप्त हमको उस साल होती है जिस साल एफडीआर हमारी मैच्योर्ड होती है। तो हम उसको इनकम में तो शामिल कर लेते हैं लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो जब हमको इनकम प्राप्त नहीं हुई तो हम उसको खर्च कैसे करेंगे? तो इसके लिए प्रावधान ये बतलाया गया है कि जिस साल भी हमको इनकम प्राप्त होगी या तो हम उस इनकम को उस साल खर्च कर सकते हैं या उससे अगले साल में हम उस इनकम को खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य रीज़न और है जिससे हम अन्य रीज़न के कारण हम अपनी इनकम को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको इनकम लेट प्राप्त हुई या अन्य किसी कारण से हम इनकम को उसी फाइनेंशियल ईयर में खर्च नहीं कर पाए, तो इसके लिए प्रावधान ये है कि उस इनकम को हम अगले फाइनेंशियल ईयर तक खर्च कर सकते हैं। इसके लिए प्रावधान ये बतलाया गया है इन दोनों ही केस में इन इनकम को डीम्ड टू बी अप्लाइड उसी केस में माना जाएगा जब एसएससी जो ट्रस्ट है इसकी रिटर्न की ड्यू डेट से पहले
असेसिंग ऑफिसर के सामने फॉर्म 9A में ऑनलाइन अप्लाई कर देता है कि भाई मैं इस इनकम को जिस साल मुझको रिसीव होगी उस साल खर्च करूँगा या उससे अगले साल में खर्च करूँगा, या मैं इसको जिस साल में मेरे को इनकम प्राप्त हुई है उससे अगले साल में खर्च करूँगा, तो उसको डीम्ड टू बी अप्लाइड के रूप में हम मान लेते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे कि किस प्रकार से ये हमारी इनकम डीम्ड टू बी अप्लाइड मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल किसी ट्रस्ट को फाइनेंशियल ईयर 19-20 की हम बात करके चलती हैं। किसी ट्रस्ट को फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 20 लाख रुपए की ग्रॉस रिसीट प्राप्त हुई चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पज से। 2 लाख रुपए की रिसीट उसको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से प्राप्त हुई, 3 लाख रुपए का उसको कॉर्पोरेट डोनेशन प्राप्त हुए और 4 लाख रुपए उसने अपने चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पज़ के लिए अप्लाई कर दिए। तो अब हम इसका कैलकुलेशन निकालेंगे कि किस प्रकार से हमको इसका कैलकुलेशन करना है। 20 लाख की हमको रिसीट प्राप्त हुई, 2 लाख रुपए हमको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से प्राप्त हुए, टोटल हुए हमारे 22 लाख रुपए। अब इस 22 लाख रुपए में से 15% हमारा सेट अपार्ट हो जाएगा 3,30,000। अब हमारी इनकम शेष बची 18,70,000, जिसमें से हमने 4 लाख रुपए चैरिटेबल या रिलीज पर्पज़ के लिए अप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास टोटल इनकम बची 14,70,000। अब हमको 14,70,000 में से 10 लाख रुपए इस साल में प्राप्त नहीं हुए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 में हमको 10 लाख रुपए प्राप्त नहीं हुए हैं। तो उस 10 लाख के लिए हमको फाइनेंशियल ईयर 19-20 की जो रिटर्न दाखिल करने की ड्यू डेट है 30 नवंबर। 30 नवंबर से पहले एसेसिंग ऑफिसर के सामने फॉर्म नंबर 9A में 9A फाइल करना होगा। तो वो 10 लाख की इनकम हमारी डीम्ड टू बी अप्लाइड मान ली जाएगी। तो फाइनेंशियल ईयर 31/3/20 की इनकम हमारी हुई 4,70,000। अब इसमें से जो हमने 10 लाख की इनकम जो एक्यूमुलेट करी है प्राप्त नहीं हुई है, सपोज करिए वो इनकम हमको 30/6/21 में प्राप्त होती है। अब हमको जब 30/6/21 में इनकम वो प्राप्त हो गई तो हमको वो 30/6/31/3/22 में 31/3/23 से खर्च करनी है। अब हम सपोज करते हैं कि 31/3/22 में हम उसमें से 3 लाख रुपए खर्च कर पाए और 31/3/23 में हम उसमें से 6.5 लाख रुपए खर्च कर पाए, यानी कि टोटल दोनों सालों में मिला के हम 9.5 लाख रुपए खर्च कर पाए। जबकि खर्च करने थे हमको 10 लाख रुपए, तो जो 50 लाख रुपए जो हम खर्च नहीं कर पाए उसको हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 की डीम्ड इनकम मान लेंगे सेक्शन 11(1)(b) के अनुसार। इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य और है कि जो 10 लाख रुपए की इनकम हमने आगे के लिए एक्यूमुलेट करी थी उसका एग्जाम्पशन तो हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 में ले चुके हैं। अब उसमें से 3 लाख रुपए हमने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में खर्च किए, तो उस 3 लाख रुपए को हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 के एप्लीकेशन के रूप में नहीं लेंगे और 6.5 लाख को भी हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 के एप्लीकेशन के रूप में नहीं लेंगे। फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा सेक्शन 11(1) में एक एक्सप्लेनेशन ऐड की गई। इस एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया कि अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट जो सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है, अगर किसी दूसरी चैरिटेबल ट्रस्ट को कॉर्पोरेट डोनेशन के रूप में पैसा देता है तो उस पैसे को जो ट्रस्ट पैसा दे रही है उसके एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। इसके पीछे गवर्नमेंट का उद्देश्य ये रहा कि जैसे सपोज करिए चैरिटेबल ट्रस्ट ABC है, उसने 5 लाख रुपए का डोनेशन चैरिटेबल ट्रस्ट BCD को कॉर्पस के रूप में दिया। तो 2017 से पहले ये होता था कि जो ट्रस्ट देने वाली है उसका तो वो एप्लीकेशन हो जाता था, उसकी इनकम एग्जम्प्ट हो गई, और जिस ट्रस्ट को वो पैसा प्राप्त हुआ है उसके लिए वो कॉर्पोरेट डोनेशन के रूप में प्राप्त होता था, उसके लिए वो सेक्शन 11(1)(d) में प्राप्त हो जाती थी। इस प्रकार से दोनों ट्रस्टें एकजुट हो जाती थी। और इसमें बहुत सारी ट्रस्टें ऐसी होती थी जो सिस्टर कंसर्न होती थी आपस में, इनका पैसा खर्च नहीं हो पाता था तो आपस में इस तरीके से वो लेन देन करती थी कि एक ट्रस्ट दूसरी ट्रस्ट को डोनेशन देती थी और उस पैसे को जो है एग्जाम्प्ट क्लेम करती थी। तो इस टैक्स प्लानिंग को ख़त्म करने के लिए सरकार एक्सप्लेनेशन 11(1) में लेके आई, जिसके द्वारा अब ये कर दिया गया है कि अगर कोई ट्रस्ट सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड है और वो किसी अन्य ट्रस्ट को पैसा देती है, वो भी सेक्शन 12 में ट्रस्ट है रजिस्टर्ड है, तो जो ट्रस्ट पैसा दे रही है कॉर्पस के रूप में उसका वो पैसा एप्लीकेशन के रूप में नहीं माना जाएगा। लेकिन जिस ट्रस्ट को पैसा मिलता है उसके लिए वो एप्लीकेशन के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 11 में एक एक्सप्लेनेशन और लेके आई जो इनकम फ्रॉम बिजनेस पे लागू होती है, सेक्शन 40A(3), सेक्शन 40AIA। इन दोनों सेक्शनों को भी लाने का उद्देश्य गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं ये था
कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट थे अपना जो एक्सपेंसेस थे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कैश में खर्च करते थे। तो कैश इकोनॉमी को डिस्करेज करने के लिए और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सेक्शन 43 को गवर्नमेंट लेके आई। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट 10,000 रुपये से ऊपर का नकद भुगतान करता है तो उतनी रकम को एप्लीकेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से सेक्शन 40A इसमें ये बताया गया कि अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट किसी रेजिडेंट को कोई भी भुगतान करती है जिस पे कि TDS डिडक्टेबल है, तो अगर वो ट्रस्ट TDS नहीं काटती है तो उस भुगतान का 30% एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ट्रस्ट ने किसी ठेकेदार को 10 लाख रुपए का भुगतान किया है जिस पे कि TDS नियमानुसार काटा जाना चाहिए था और ट्रस्ट ने TDS नहीं काटा है, तो 10 लाख रुपए का 30% 3 लाख रुपए ट्रस्ट की एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा और वो ट्रस्ट की इनकम में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर वो ट्रस्ट अगले साल उसमें TDS काट के जमा कर देती है तो वो अगले साल का एप्लीकेशन उसका मान लिया जाएगा। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य और है, अगर जैसे ट्रस्ट मैंने बताया आपको 10 लाख रुपए का भुगतान उसने कॉन्ट्रैक्टर को किया और उसने TDS नहीं काटा, यदि कॉन्ट्रैक्टर उस इनकम को अपनी आय में शामिल कर लेता है और ट्रस्ट को एक सर्टिफिकेट फर्निश कर देता है कि उसने इस इनकम को अपनी आय में शामिल कर लिया है और उस पर नियमानुसार उसने टैक्स का भुगतान कर दिया है, तब इस 10 लाख रुपए को ट्रस्ट का एप्लीकेशन मान लिया जाएगा, फिर कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। इसी प्रकार हमारा सेक्शन 11(2) है। सेक्शन 11(2) में ये बताया गया है कि ट्रस्ट की जो इनकम होती है उसका 85% पैसा ट्रस्ट को खर्च करना होता है। अगर ट्रस्ट 85% पैसा खर्च नहीं कर पाती है, 85% पैसे में चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कोई भी एक्सपेंडिचर हो, उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है। अगर ट्रस्ट 85% पैसा खर्च नहीं कर पाती है तो उसको रिटर्न दाखिल करने की ड्यू डेट से पहले असेसिंग ऑफिसर के सामने फॉर्म नंबर 10 में एप्लीकेशन देनी होती है और उसमें ये बतलाना होता है जो पैसा रिमेनिंग रह गया है उस पैसे को ट्रस्ट किस प्रकार से यूज करेगी, उसको उद्देश्य बताना होगा और उसी उद्देश्य के लिए वो ट्रस्ट केवल पैसा यूज कर सकती है। उस पैसे को ट्रस्ट को सेक्शन 11(5) के जो मोड्स गवर्नमेंट ने बताए हैं उस मोड्स में उसको इन्वेस्ट करना होगा और इस पैसे का एक अलग से उसको फंड बनाना होगा। इसका टाइम लिमिट 5 साल होती है। जैसे हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात करें, अगर 19-20 में कोई इनकम प्राप्त होती है और पूरा पैसा ट्रस्ट खर्च नहीं कर पाती है और वो आगे के सालों में एक्यूमुलेटेड करना चाहती है तो 5 साल का मतलब हो गया 31 मार्च 2025 तक, लेकिन इसमें 1 साल का बोनस ईयर और दिया गया है तो ट्रस्ट अपना सारा पैसा 31 मार्च 2026 तक खर्च कर सकती है। अगर वो 31 मार्च 2026 तक खर्च नहीं कर पाती है तो उस साल की डीम्ड इनकम में उसको मान लिया जाएगा और नियमानुसार ट्रस्ट को टैक्स का भुगतान करना होगा। अब हम इसमें आपके सामने डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 11(5) के क्या क्या मोड्स होते हैं, ट्रस्ट को अपना पैसा किन किन मोड्स में रखना होता है। इसके लिए सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट्स, डिपॉजिट इन एनी अकाउंट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, डिपॉजिट इन एनी अकाउंट विद शेड्यूल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट के रूप में कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इस प्रकार से मोड्स 11(5) में दिए हुए हैं। इन मोड्स में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको सेक्शन 11(5) का वायलेशन नहीं माना जाएगा। इसके अलावा ट्रस्ट में एक और प्रोविजन है सेक्शन 11(6). इसमें ये बतलाया गया जैसे आपने कोई कैपिटल एसेट्स परचेज करी, जैसे आपने कोई गाड़ी परचेज करी, कोई व्हीकल परचेज किया, तो पहले क्या होता था कि जब ट्रस्ट ने कोई व्हीकल परचेज किया उस व्हीकल की कॉस्ट को वो अपने एप्लीकेशन के रूप में मान लेता था और उस व्हीकल पर डेप्रिसिएशन के रूप में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इसमें क्लेम करता था। इससे डबल टैक्सेशन हो जाता था और ट्रस्ट को दोहरा लाभ होता था। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट के भी कई केस आ चुके हैं कि भाई इसको हम डेप्रिसिएशन को अलाउ नहीं करेंगे। भारत सरकार ने इस चीज़ को समझा और इसको एक्ट में अमेंडमेंट के रूप में ले आई। सेक्शन 11(6) में अमेंडमेंट कर दिया गया, अगर कोई ट्रस्ट कोई कैपिटल एसेट्स परचेज करती है जिसको कि वो एप्लीकेशन के रूप में ले लेती है, उस ट्रस्ट को उस असेट्स पर फिर कोई डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा।
ये थे आज चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट पर कुछ प्रोविज़न। आगे की वीडियो में हम कुछ और विशेष प्रोविज़नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।